मैं जो है ना कल अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो है ना अब मैं आपको सेकेंड यूनिट शुरू करूंगा, ठीक है। ये सिलेबस दिख रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? यस सर, दिख रहा है। अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट क्या है? न्यूरल नेटवर्क 2। और जैसे ही हमारी सेकेंड यूनिट खत्म होती है इस सिलेबस से, न्यूरल नेटवर्क एंड फजी सिस्टम से, न्यूरल नेटवर्क वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर सेकेंड यूनिट को ध्यान से देखो तो यहाँ क्या लिखा है? आर्किटेक्चर, परसेप्ट्रॉन मॉडल, सॉल्यूशन, सिंगल लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल। ये यहां तक का जो कंटेंट है ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सिंगल लेयर, मल्टी लेयर, न्यूरॉन, परसेप्ट्रॉन। तो हम जो शुरू करेंगे अभी वो शुरू करेंगे यहाँ से, बैक प्रोपगेशन लर्निंग मेथड से, ठीक है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो कि इसकी अराउंड 1.4 यूनिट कंप्लीट मान के चल सकते हैं हम, जो है ना सिलेबस की। तो बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम से आज हम शुरू करेंगे। तो बैक प्रोपगेशन में विजिबल है स्क्रीन? यस सर। अभी तक अगर हम बात करें बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम से पहले, तो हमने पढ़ा क्या क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ लिया था सबसे पहले हमने पढ़ा था न्यूरॉन। न्यूरॉन के बाद पढ़ा था परसेप्ट्रॉन, और इसके बाद पढ़ा था हमने एडेलाइन। यही चीजें पढ़ी। न्यूरॉन में जब न्यूरॉन पढ़ने के बाद, परसेप्ट्रॉन पढ़ने के बाद और एडेलाइन पढ़ने के बाद, फिर हमने इनमें डिफरेंट लॉजिक्स अप्लाई किए। न्यूरॉन, परसेप्ट्रॉन और एडेलाइन, इन सब में अगर हम एक्टिवेशन फंक्शन की बात करें तो जो एक्टिवेशन फंक्शन थे उनका जो आउटपुट था वो या तो 0 था या 1 था, और या -1 और 1 था। ये दो ही तरीके के लॉजिक पढ़े हमने। बाइनरी लॉजिक एक तरीके से कह लें कि -1 या 1। इसके बाद जब हमने परसेप्ट्रॉन पढ़ा, परसेप्ट्रॉन में जब एक्सओर गेट का या एक्सओर लॉजिक का रियलाइजेशन पढ़ा, उस टाइम पर हमने पढ़ा नीड ऑफ हिडन लेयर। उससे पहले तो हमने इसकी नीड ऑफ हिडन लेयर थी नहीं, तब तो हम केवल इनपुट एंड आउटपुट लेयर से काम चला रहे थे। चाहे हमने और पढ़ा हो या एंड पढ़ा हो या एंड नॉट पढ़ा हो, इन सब में केवल इनपुट और आउटपुट लेयर थी। जब एक्सओर पढ़ा, एक्सओर में हमें रिक्वायरमेंट हुई नीड ऑफ हिडन लेयर। यानी एक्सओर से पहले जितने भी नेटवर्क थे वो कौन से थे? सिंगल लेयर। और उसके बाद जो नेटवर्क शुरू हुए वो हुए मल्टी लेयर। और इन सारे नेटवर्क्स में, चाहे हम सिंगल लेयर या मल्टी लेयर, इन सब की बात करें तो जो नेटवर्क हैं वो सारे हमने कैसे पढ़े थे? फीड फॉरवर्ड। नेटवर्क टाइप पढ़ा था हमने कि जो है ना न्यूरल नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो भी पढ़े वो सारे के सारे हमने पढ़े फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। पॉइंट फिर से रिवाइज करो। हमने पढ़ा न्यूरॉन, परसेप्ट्रॉन, एडेलाइन एंड देन मेडलाइन। इन सब में जो एक्टिवेशन फंक्शन था वो था 0 या 1। मतलब एक्टिवेशन फंक्शन का जो आउटपुट है वो ये तो 0 था या 1 था, या -1 या 1 था। रियलाइजेशन हमने जब पढ़ा इनमें और एंड नॉट, तब केवल और केवल इनपुट और आउटपुट लेयर की रिक्वायरमेंट थी। एक्सओर
जब हमने रियलाइज किया उस टाइम पर हमें रिक्वायरमेंट हुई कि देयर इज अ नीड ऑफ हिडन लेयर। जितने भी टाइप के नेटवर्क्स पड़े वो सारे सिंगल लेयर या फिर मल्टी लेयर, एक्सॉर के केस में मल्टी लेयर, अदरवाइज हम इसे कहेंगे सिंगल लेयर। बट जो इनके टाइप थे वो थे फीड फॉरवर्ड। फिर इसके बाद जो एल्गोरिथम पड़ी, एल्गोरिथम फॉर वेट अपडेट, तो इसमें हमने एक डेल्टा रूल और एलएमएस पढ़ा था। और इससे पहले वाले में जिसमें हम केवल जो है ना, जब परसेप्ट्रॉन का कर रहे थे तो वहां पर जो आ रहा था कि हमारे जो वेट अपडेट करके कि -1, हम जो यहाँ पर चेंज इन डब्ल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, तो वेट अपडेट एल्गोरिथम पढ़े। अब जो पढ़ेंगे ना हम बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम, ये इन सबसे डिफरेंट है। और इन सबसे डिफरेंट क्यों है? अगर हम क्या करें, जितने भी जो है ना लीनियर न्यूरॉन है, एक पॉइंट है कि मल्टी लेयर्ड लीनियर न्यूरॉन्स आर equivalent to single layer neuron। अब यहाँ पर देखिए टर्म क्या लिखा है, मल्टी लेयर्ड। ये मल्टी लेयर तो है बट दिस इज इक्विवेलेंट टू सिंगल लेयर। बट जिसमें प्रॉपर्टी क्या है कि जो लीनियर न्यूरॉन है, लीनियर न्यूरॉन कौन सा है? जिसमें इनपुट आउटपुट के बीच का रिलेशन लीनियर होता है। तो अभी तक जो भी हमने पढ़े हैं न्यूरल नेटवर्क में, जो डिफरेंट नेटवर्क्स, चाहे न्यूरॉन वाला हो या परसेप्ट्रॉन हो, एडलाइन हो, इन सब में बाइनरी आउटपुट आ रहा था। अब जो आएगा, यानी अब हमें जो ट्विस्ट करना पड़ेगा वो कहाँ करना पड़ेगा? इन एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन में ट्विस्ट करेंगे और जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो बाइनरी की जगह यहाँ पर जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज होगा दैट विल बी सिग्मोइडल। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन पढ़े थे, तो अब आप अगर पूरे इस न्यूरल नेटवर्क में प्रोग्रेस देखो तो हमने स्लोली जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करना स्टार्ट की, और कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड करके हमने न्यूरल नेटवर्क को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते गए। सबसे पहले हमने न्यूरॉन पढ़ा था, फिर परसेप्ट्रॉन पढ़ा। परसेप्ट्रॉन में जो आउटपुट आ रहा था वो हमारा 0 और 1 था। फिर एडलाइन पढ़ा, एडलाइन में जो आउटपुट था वो -1 और 1 था। एडलाइन को और कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा किया तो वो हमने मैडलाइन फॉर्मेट किया, कॉम्बिनेशन ऑफ एडलाइन से। फिर उनमें जो वेट अपडेट एल्गोरिथम है, उन वेट अपडेट एल्गोरिथम में हम चेंज करते गए, डिफरेंट टाइप ऑफ वेट अपडेट एल्गोरिथम पढ़ी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो अपडेट करने के लिए आएगा उसका एक्टिवेशन फंक्शन। जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन पढ़े थे हमने, उन एक्टिवेशन फंक्शंस को चेंज करके आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखने के लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज सिग्मोइडल। ये यहाँ तक की समरी क्लियर हुई जो अभी तक हमने पढ़ा है? यस सर। तो अब इसके आगे जो पढ़ेंगे हम, वो उसमें जो जो एक्टिवेशन फंक्शन होगा वो सिग्मोइडल होगा। और जो वेट अपडेट करने के लिए जो फीड फॉरवर्ड है, फीड फॉरवर्ड ओनली फीड फॉरवर्ड नहीं यूज करेंगे। फीड फॉरवर्ड की बजाय यहाँ पर बैकवर्ड भी होगा, और इसीलिए नाम दिया है ना इसका बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम। तो बाइनरी एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होगा, सिग्मोइडल होगा, और ओनली फीड फॉरवर्ड नहीं होगा, फीड बैकवर्ड भी होगा। तो ये
अपडेट है इसके बाद। सो अब जब बैक प्रोपेगेशन की बात की तो बैक प्रोपेगेशन है क्या, ये मैंने एक ब्लैंक स्लाइड जानबूझ के इंसर्ट कर रखी थी इसमें, क्योंकि जो समरी हमने जो पढ़ा है हम उसको समराइज कर सके यहाँ पर। इसके बाद बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम, और ये है क्या, बैक प्रोपेगेशन क्या है। फीड फॉरवर्ड की बजाय जब हमने कहा कि अगर हम फीड बैकवर्ड यूज करेंगे तो बैक प्रोपेगेशन क्या होगा। सो इट इज द एसेंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग। न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग होगी, एंड जो मेथड, इट इज अ मेथड ऑफ फाइन ट्यूनिंग द वेट। जो प्रीवियस जो वेट हम जो कर रहे थे वो अभी जो है ना, अगर हम वेट का जो अपने प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करें, तो इनिशियली हमने वेट पहले 1 लिया था, फिर हमने 1 की बजाय फिर और क्या किया था, -1 आ गया था, या फिर -2 आया था और -4 आया था। तो ये जो ट्यूनिंग थी वेट की, दिस वाज कोर्स ट्यूनिंग, यानी ये तो 1 था तो या फिर -1 या -2, यानी जो चेंज था वेट में वो 1 के फॉर्मेट में आ रहा था, 1 2 3 के फॉर्मेट में, मींस उन नंबर्स के फॉर्मेट में आ रहा था 1 2 3। जो दूसरा केस लिया था उसमें जो वेट चेंज हो रहा था ये पॉइंट समथिंग हो रहा था, 0.5 0.7 इस तरीके से चेंज हो रहा था दूसरी प्रॉब्लम में। जो बैक प्रोपेगेशन है, यहाँ पर जो वेट का चेंज है और इससे भी फाइन ट्यून करेंगे, मींस आप कह लो कि 0.001 या 0.002 इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे, एंड ये जो वेट अपडेट होगा और द मेथड ऑफ फाइन ट्यूनिंग ऑफ वेट, ये किस पर बेस्ड होगी, बेस्ड ऑन द एरर रेट, बेस्ड ऑन द एरर रेट। पिछले दोनों ही केस में या तो हम क्या कर रहे थे, एरर कैलकुलेट कर रहे थे, या फिर क्या कैलकुलेट कर रहे थे, एलएमएस यानी डेल्टा एरर कैलकुलेट कर रहे थे, जो डेल्टा रूल था। जबकि इस केस में क्या होगा, बैक प्रोपेगेशन के केस में एरर नहीं, एरर रेट कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस समझते जाना कि प्रीवियस में और इसमें क्या अपडेट है, मतलब बैक प्रोपेगेशन की जरूरत क्यों है, और अदर में और बैक प्रोपेगेशन में, जो हमने पुरानी एल्गोरिथम पढ़ी और बैक प्रोपेगेशन में क्लियरली डिफरेंस क्या है। और ये जो एरर रेट है, दिस एरर रेट इज ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस इपोच या फिर प्रीवियस इटरेशन। वेट को अपडेट करते थे वहां पर भी, पिछले केस में भी हम अपडेट करते थे प्रीवियस इटरेशन या प्रीवियस इपोच से, बट वहां पर एरर चेक करते थे या एलएमएस चेक किया या फिर डेल्टा रूल फॉलो किया। बट बैक प्रोपेगेशन के केस में एरर रेट चेक करेंगे। देन proper tuning of the weights allows you to reduce error rates। अगेन यहाँ पर ये पॉइंट बार बार ध्यान देने वाली बात है कि नॉट ओनली एरर बट यहाँ पर हम एरर रेट की बात कर रहे हैं। तो जब एरर रेट रिड्यूस होगी उससे अल्टीमेट आउटकम क्या होगा, दैट टू मेक द मॉडल रिलायबल by increasing its generalization। जनरलाइजेशन का मतलब याद है, एक बार मैंने आपको क्लास में बताया था, है नहीं है याद किसी को? सर नहीं याद। मैंने कैलिब्रेशन से रिलेट किया था। कैलिब्रेशन से रिलेट किया था कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया, अगर आपने 1 इनपुट दिया, इसके करस्पॉन्डिंग 1 आउटपुट आ रहा है, तो मींस आपने कैलिब्रेट कर लिया कि, और 10 इनपुट दिए, 1 दिया तो 1 आया, 2 दिया तो 10 2 आया, 3 दिया तो 3 आया, तो आपने इस तरीके से 10 इनपुट दिए, तो आप इसको एक जनरलाइज कर सकते हो कि जो इसका आउटकम है दैट इज 1:1। अब आप चाहे 10 दे दो, चाहे 100 दे दो, 500 दे दो, तो दैट इज जनरलाइजेशन, कि आपने कैलिब्रेट करके किसी इंस्ट्रूमेंट को जनरलाइज कर दिया। तो सेम इज द केस विद दिस, कि आपने एक मॉडल बनाया, मॉडल में इनपुट दिया, आउटपुट दिया, एंड देन once that model is trained, then you can generalize that for this input it will give this output।
ठीक है। देन बैक प्रोपगेशन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बैक प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, मींस जो एरर कैलकुलेट करेंगे उसको बैक प्रोपगेट कर रहे हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्मेट है बैक प्रोपगेशन, और जब इसको एल्गो के फॉर्मेट में यूज करते हैं तब वो बन जाती है बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम। It is a standard method of training ANN. This method helps to calculate the gradient of a loss function with respect to all the weights in the network. जब हम gradient बात करें यानी ये gradient का मतलब ही ये वाला है कि error rates. Then how back propagation works? ये एक मल्टी लेयर नेटवर्क है, यहाँ इनपुट है, ये हिडन लेयर है, ये आउटपुट लेयर है। इससे पहले के जो हमने नेटवर्क पढ़े थे उनमें जो आपने ये केवल ब्लैक लाइंस पढ़ी होंगी, यहाँ पर आप देखोगे ये जो रेड लाइंस हैं, या अगर और इससे पहले हम नेटवर्क की बात करते तो उनमें जो हमने फीडबैक जहां जाता था वो फीडबैक इस तरीके से जाता था, एरर सिग्नल कैलकुलेट करके यहाँ पे इनपुट में हम फीडबैक देके चेंज कर रहे थे, या इनपुट में देने की बजाय हम यहाँ पर वेट में चेंज कर रहे थे कि वेट को अपडेट कर रहे थे। जो फीडबैक है ये फीडबैक इस तरीके से आके वेट को अपडेट कर रहे थे, बट बैक प्रोपगेशन के केस में ये यही फीडबैक दे रहे हो आप इमीडिएटली। तो इनपुट x अराइव्स थ्रू द प्री कनेक्टेड पाथ, यहाँ से इनपुट आ गया, इनपुट इज मॉडल्ड यूजिंग रियल वेट्स, यहाँ पर वेट है, वेट का इनमें मल्टीप्लाई हुआ, देन हिडन लेयर, फिर इसके बाद जो पॉइंट है दैट इज कैलकुलेट एरर। एरर इज द एक्चुअल आउटपुट माइनस डिजायर्ड आउटपुट, यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट किया आपने, डिफरेंस इन डिजायर्ड वैल्यू, ये एक्चुअली आना चाहिए था यहाँ पर, ये यहाँ आ रहा है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। देन जो मेन पॉइंट है वो है ट्रेवल बैक फ्रॉम द आउटपुट लेयर टू द हिडन लेयर। पहले क्या करते थे, जो हमने जो है ना फीडबैक नेटवर्क पढ़ा था उसमें यहाँ से एरर कैलकुलेट की, देन एरर इज अगेन फेड बैक टू हिडन लेयर और इनपुट लेयर, बट बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम में वहीं से वापस हो जाओ और वहीं से करेक्शन स्टार्ट करो। तो ट्रेवल बैक फ्रॉम द आउटपुट लेयर टू द हिडन लेयर, ऐसा नहीं कि आउटपुट लेयर से अगेन इनपुट लेयर पे आए, इमीडिएट बैक होके to adjust the weight such that error is decreased। यानी पहले अगर हम करते तो जो फीडबैक दे रहे थे तो उसका एग्जांपल लें, तो यहाँ से एरर आई, दैट एरर विल बी अगेन फेड बैक टू हिडन, यहाँ जो है ना वेट्स, जबकि बैक प्रोपगेशन के केस में ये इसका फीडबैक यहीं दे दिया, यहीं पर फीडबैक देके हिडन लेयर की तरफ मूव किए, यहीं से करेक्शन स्टार्ट हो गया। And this process will be repeated until desired output is achieved। यानी जब तक हम ये कहें कि ये एरर जीरो नहीं हो जाए तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट होती रहेगी। देन व्हाई वी नीड बैक प्रोपगेशन, इसको एक अदर टर्म्स में और कह सकते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बीपीए। इसको शॉर्ट में बीपीए भी बोलते हैं, ये नाम याद रखना, बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम। सो इट इज फास्ट, सिंपल एंड इजी। It has no parameters to tune apart from the number of input, flexible method, standard method that generally works, and it does not need any special mention of the feature। ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, जो एडवांटेजेस आप इसके लर्न कर लेना, कभी हो सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए। अगर हिस्ट्री की बात करें बैक प्रोपगेशन की, सो दिस स्टार्टेड इन 1961, फिर 1993 में ये सबसे ज्यादा इसको रिकॉग्निशन मिला, और 1993 से लेके अभी तक ये वेल नोन, वेल प्रूव्ड, और अभी भी इसका ज्यादा मतलब मैक्सिमम यूज होता है बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम का। तो यानी ये इतनी पॉपुलर और वेल एस्टेब्लिश्ड एल्गोरिथम है, ऑल्दो कुछ ड्रॉबैक्स हैं बट फिर भी बहुत ज्यादा यूज होती है बीपीए। इसमें 2 फेजेस हैं, फर्स्ट इज प्रोपगेशन एंड सेकंड इज वेट अपडेट। सो फॉरवर्ड प्रोपगेशन ऑफ ट्रेनिंग पैटर्न्स इनपुट थ्रू द न्यूरल नेटवर्क इन ऑर्डर टू जनरेट द प्रोपगेशंस आउटपुट एक्टिवेशंस, मींस जो हमने लेयर्स जो बनी थी उन लेयर में जो मूवमेंट है दैट विल बी
फॉरवर्ड प्रोपगेशन एंड दूसरे बैकवर्ड प्रोपगेशन ऑफ प्रोपगेशंस आउटपुट एक्टिवेशंस। एक तरीके से मैं इसी नेटवर्क को आपको बताऊं तो एक मूवमेंट कौन से हो रही इस डायरेक्शन में, दिस इज फॉरवर्ड प्रोपगेशन, और एक जो ये मूवमेंट ये इस डायरेक्शन में हो रही दिस इज बैकवर्ड प्रोपगेशन। तो फर्स्ट फेज इज प्रोपगेशन एंड देन सेकेंड फेज इज multiply its output delta with input activation to get the gradient of weight। यानी एक तो प्रोपगेशन हुआ और दूसरा वेट अपडेट हुआ। तो ये दो मेन फेजेस हैं, प्रोपगेट करोगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, एंड देन देयर आर सम रूल्स टू अपडेट द वेट। फिर वेट अपडेट करके अगेन फिर प्रोपगेशन या तो फॉरवर्ड एंड देन अगर एरर है देन बैकवर्ड एंड अगेन अपडेट द वेट। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो दो फेजेस में डिवाइडेड है, प्रोपगेशन एंड वेट अपडेशन। ये इसका एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम जो है ना, अभी ऐसे तो कोई भी एल्गो आज तक आपको समझ में आई नहीं होगी जब तक हमने उसको उसका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया, तब तक तो कोई भी एल्गोरिथम क्लियर हो ही नहीं है। यहाँ पर अगर देखो तो बैक प्रोपगेशन कैलकुलेट्स द ग्रेडियंट ऑफ द एरर्स। ये एक जो है ना एक सरफेस है, इसमें जो ये मूवमेंट है इसको हम कहेंगे कि एरर की मूवमेंट दैट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जब जैसे जैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होते जाएगी ये ग्रेडियंट आप कैलकुलेट करोगे, ये जो एरर है ये क्या होगा, एरर कम होते जाएगी। जब यहाँ पहुंच जाएगा तो ये एरर क्या होगी, मिनिमम। सो इसलिए एरर को मिनिमाइज करना उसका ये रिप्रेजेंटेशन है कि ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम किस तरीके से एरर को मिनिमाइज करते जा रहे हैं, या उसमें किस तरीके से एरर मिनिमाइज होती है, और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो आप इसे। देन प्रोपगेटिंग फॉरवर्ड, यहाँ पर जो है ना एक इनपुट है, इंटरनल है या हिडन लेयर है, एंड देन आउटपुट। यहाँ पर एक चीज जो मैं पहले भी पिछली स्लाइड्स में आपको बताया था ना कि ये जो फंक्शन है एक्टिवेशन फंक्शन दैट इज सिग्मोइडल, और कंप्यूट द आउटपुट ऑफ एवरी नोड अंटिल वी रीच द आउटपुट नोड। यहाँ से आपने इनपुट प्रोवाइड किया और हर लेयर में जो एक्टिवेशन फंक्शन है दैट इज ऑफ सिग्मोइडल नेचर यहाँ, एंड देन कैलकुलेट करते जाओ आउटपुट जब तक कि हम उसके आउटपुट नोड तक नहीं पहुंच जाए। हर एक न्यूरॉन का आउटपुट कैलकुलेट करना है। एंड जब बैकवर्ड करेंगे तो ये जो मूवमेंट थी ये तो फॉरवर्ड मूवमेंट है, बैकवर्ड मूवमेंट में जाएंगे तो फॉर ईच आउटपुट नोड कैलकुलेट एरर। यहाँ पर जो है ना ये ओ आप कह लो आउटपुट और टी हो गया आपका टारगेट। तो आउटपुट नोड के लिए भी एरर कैलकुलेट करोगे एंड देन हिडन यूनिट के लिए भी एरर कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला। जब ये एरर कैलकुलेट की आफ्टर दैट यू विल अपडेट द वेट। तो ये जो वेट अपडेशन और एरर कैलकुलेशन ये जो फॉर्मूले दिए दैट इज एल्गोरिथम। नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स कितनी रखनी है, तो अगर ज्यादा नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स रखोगे तो जो सिस्टम है दैट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स। और जो है ना हम जहां अभी जितने भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे इनमें मैक्सिमम में एक हिडन लेयर रखेंगे, क्योंकि हम लोगों को वो एग्जांपल हाथ से भी सॉल्व करके समझने हैं ना, तो हम हिडन लेयर एक ही हिडन लेयर रख के यूज करेंगे। बाकी जब आप जैसे सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्व करते हैं या मैटलैब वगैरह जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं मैटलैब में बीपीए, तब आप नंबर ऑफ हिडन लेयर्स को इंक्रीज कर सकते हो, या फिर आप कहो कि कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर सकते हो। ये दो स्लाइड्स हैं जिनसे दो रेफरेंस हैं जहां से हमने ये स्लाइड प्रिपेयर की थी, तो आप ये इनको भी देख सकते हो। इसके अलावा आगे फिर जो हम इसका और इनका बीपीए का, आज तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है बीपीए का, इसके बाद इसका डिटेल एप्लीकेशन की कैसे अप्लाई करते हैं वो पढ़ेंगे।